हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मुज़म्मिल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इस साइंस सेक्शन का सेकंड टॉपिक, जिसमें हम एमसीक्यूज़ के ज़रिए से मोशन पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज आर वेक्टर क्वांटिटीज। इनमें से कौन कौन से वेक्टर क्वांटिटीज है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनके लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। यानी कि अगर आपको मैग्नीट्यूड पता हो तो आप उस क्वांटिटी को दिखा सकते हो। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती है जिनमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ वो वेक्टर क्वांटिटीज का ट्रायंगल लॉ फॉलो करनी चाहिए। तो अगर हम नीचे देखेंगे, सबसे पहले स्पीड को हम ऐसे दिखाते हैं 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें हमें सिर्फ एक नंबर की जरूरत होती है। तो स्पीड जो है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट को दिखाने के लिए हमारे पास डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है और मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाना हो तो आप कहोगे कि 5 किलोमीटर्स नॉर्थ, 5 मीटर्स साउथ। तो डायरेक्शन के साथ जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। नंबर थर्ड, इलेक्ट्रिक करंट जो है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, किस डायरेक्शन में, उसमें डायरेक्शन भी होती है। यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स फॉलो नहीं करता है। तो इसका राइट ऑप्शन फिर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। जो ही आप आगे एमसीक्यूज देखोगे तो आप अपना जो स्कोर है वो काउंट करते रहो कि आपको पहले से कितने पता थे, तो फिर वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर और करेक्ट। नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स में से कौन एक करेक्ट है या कौन कौन सा करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक डायरेक्शन में जाना था वो उल्टी डायरेक्शन में चला गया, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो सकती है। तो दैट इज करेक्ट। डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है? नहीं, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट का इनवर्स है, तो ये भी गलत है। बोथ सेकंड एंड थर्ड करेक्ट, सेकंड और थर्ड करेक्ट है, ये भी फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और स्टेटमेंट इज करेक्ट और स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स में से कौन इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट होगा वही हमें चूज करना है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट्स के बीच में सबसे मिनिमम डिस्टेंस होती है। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी यही है, तो ये ट्रू है, ये इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। डिस्टेंस क्या होती है, ये एक्चुअल पाथ होती है, जहां जहां से कोई बॉडी गुजरी वहां से वो डिस्टेंस कवर करती है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। डिस्प्लेसमेंट इज लेस और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस से कम या डिस्टेंस के बराबर होगा। मान लो कि डिस्प्लेसमेंट उसने 5 किलोमीटर्स कवर की, उसने उसी डायरेक्शन से 5 किलोमीटर्स कवर की, तो उसको भी आप डिस्टेंस ही कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं अगर उसके साथ डायरेक्शन ऐड कर दे। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो सकते हैं मैग्नीट्यूड में। ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी।
हमेशा अगर हम हटा दें तो ट्रू हो सकता है, लेकिन यहां पे ये हमेशा कह रहा है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा नहीं होती है, तो स्टेटमेंट 4 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेंसर क्वांटिटीज? इनमें से कौन कौन सी टेंसर क्वांटिटी है? डिस्टेंस। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये टेंसर क्वांटिटीज होती क्या है। टेंसर क्वांटिटीज एक्चुअल में हम सारी क्वांटिटीज को कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज को भी, वेक्टर क्वांटिटीज को भी। स्केलर क्वांटिटीज जो होती है उनमें मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज जो होती है उनमें डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। स्केलर क्वांटिटीज को हम बता सकते हैं कि ये टेंसर क्वांटिटीज होती है जिनकी रैंक 0 होती है। वेक्टर क्वांटिटीज को हम बताते हैं कि ये टेंसर क्वांटिटीज है जिनकी रैंक 1 है। और नेक्स्ट होती है डायडिक, ये वो टेंसर क्वांटिटीज होती है जिनकी रैंक 2 होती है। इनमें डायडिक में आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस एटसेट्रा, यानी कि जिनकी रैंक 2 होती है। तो रैंक के हिसाब से ये सारी टेंसर क्वांटिटीज है। स्केलर क्वांटिटीज को हम रैंक 0 कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज को रैंक 1 और डायडिक को रैंक 2। तो टेंसर क्वांटिटीज हम इन जनरल सभी क्वांटिटीज को कहते हैं। अब नीचे आप बता सकते हो कि इनमें कौन कौन सी क्वांटिटीज जो है वो टेंसर क्वांटिटीज है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो टेंसर क्वांटिटी भी हो गई। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो ये टेंसर क्वांटिटी भी हो गई। नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और स्ट्रेस, ये दोनों डायडिक है, तो यहां पे ये जो सारी है ऑल ऑफ दीज आर टेंसर क्वांटिटीज, तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड। नेगेटिव एक्सेलरेशन जब होगी तो उसे हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। रिटार्डेशन जब एक्सेलरेशन कम हो रही हो, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन हम कहते हैं कि जब स्पीड चेंज हो टाइम के हिसाब से, इंक्रीज हो यूजुअली, लेकिन अगर वो कम हो रही हो विद द चेंज इन टाइम, टाइम के हिसाब से अगर स्पीड कम हो रही हो, वेलोसिटी कम हो रही हो, तो उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। वेलोसिटी क्या होती है? यानी कि कितनी डिस्टेंस कवर की, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। सो मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो इसका राइट ऑप्शन है रिटार्डेशन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसे और क्या कहते हैं? लॉ ऑफ गैलीलियो, लॉ ऑफ इनर्शिया, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और नन ऑफ दीज। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है उसको लॉ ऑफ गैलीलियो भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल बॉडी उसको उसमें फोर्स अप्लाई ना कर ले या उसकी स्टेट चेंज ना कर ले। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में होगा तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अपनी स्टेट चेंज करने पे मजबूर न कर ले। तो इसी तरह यहाँ पे जो लॉ ऑफ इनर्शिया भी है वो भी यही कहता है, यानी कि हर कोई बॉडी जो है वो अपनी स्टेट चेंज करने से रेजिस्ट करती है, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसलिए फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन को भी लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो मोशन को रिप्रेजेंट करती है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि जिसमें वेलोसिटी जो है हो वो यूनिफॉर्म हो। अगर यहां पे हम देखेंगे सबसे पहले s इज इक्वल टू v इंटू टी। हियर s इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। नंबर 2, v that is velocity, final velocity is equal to u initial velocity plus acceleration into time. इसी तरह s is equal to ut plus half of at square and v square is equal to u square plus 2as. जो ऑप्शन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है, इन तीनों को हम कहते हैं
इक्वेशंस ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन, यानी कि ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन जो है वो हम इन तीनों को कहते हैं। और इन तीनों में क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है। इन तीनों में क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किस में है, s इज इक्वल टू v इंटू टी, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम या वेलोसिटी इंटू टाइम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी किस में है, ऑप्शन नंबर 1। जो बाकी 3 ऑप्शन है इनमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसमें भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो नंबर फर्स्ट जो है दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8, द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर और किलोग्राम्स पर सेकंड। मीटर पर सेकंड जो है वो SI यूनिट है किसका, वेलोसिटी का या स्पीड का। उसको हम मेजर कर लेते हैं कितने मीटर्स कवर हुए हैं 1 सेकंड में, तो उसे हम कहते हैं वेलोसिटी और स्पीड। इसी तरह जो एक्सेलरेशन है यहां पे हम डिस्टेंस कवर कर लेते हैं कितनी चेंज हो गई, कितनी उसने स्पीड इंक्रीज कर ली, यानी कि आप कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम लिखते हैं मीटर डिवाइड बाय सेकेंड्स स्क्वायर। स्क्वायर किसकी वजह से आता है, एक तो वेलोसिटी का अपना टाइम है और दूसरा चेंज ऑफ टाइम जो होती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है उसका एक और टाइम आता है, दैट्स व्हाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है यहाँ पे एक्सेलरेशन में। तो ऐसा यूनिट है एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनर्शिया हम कहते हैं जब कोई बॉडी जो है वो अपनी स्टेट जो है उसको बरकरार रखने की कोशिश करती है, यानी कि अगर कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है तो वो बॉडी चाहती है कि वो हमेशा मूव ही करती रहे। अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो वो चाहती है कि वो हमेशा रेस्ट में ही रहे। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया। इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो इनर्शिया की एग्जाम्पल नहीं है। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया होता है किसी बॉडी की प्रॉपर्टी जिससे वो रेजिस्ट करता है कि उसकी जो स्टेट हो वो चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बॉडी जो है वो मोशन में है तो वो चाहती है कि वो मोशन में ही रहे, वो रेस्ट होने से यानी कि स्टेट चेंज करने से रेजिस्ट कर लेगी। इसी तरह अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो कंटिन्यूसली रेस्ट में रहना चाहेगी, दैट इज इस प्रॉपर्टी। अब उसी को इनर्शिया कहते हैं। यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है, पैसेंजर्स बेंड बैक व्हेन व्हीकल स्टार्ट्स। जो पैसेंजर किसी गाड़ी में होते हैं, जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो वो बैक की तरफ मूव करते हैं, यानी कि वो बैकवर्ड उनको जर्क जैसी लग जाती है। तो ये एग्जाम्पल है इनर्शिया की। नंबर 2, डस्ट गेट्स रिमूव्ड व्हेन क्लोथ्स आर बीटन बाय ए स्टिक। जब हम किसी स्टिक से, किसी छड़ी से क्लॉथ्स पे मारते हैं तो वो डस्ट जो है वो बाहर निकलती है। क्यों? क्योंकि जब हम उस क्लॉथ पे छड़ी से मारते हैं तो जो क्लॉथ है वो मूव करता है, लेकिन जो डस्ट होती है वो अपनी जगह पे ही रहती है, वो रेजिस्ट करती है उस मूवमेंट को। इस वजह से इनर्शिया की वजह से वो वहीं पे रहती है। दैट्स आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया। नंबर 3, राइडर बेंड्स फॉरवर्ड्स व्हेन हॉर्स स्टॉप्स। जब राइडर किसी घोड़े पे होता है, हॉर्स राइडर होता है, जब घोड़ा रुक जाता है तो राइडर जो है वो फॉरवर्ड बेंड होता है। क्यों? क्योंकि जो राइडर है उसकी जो बॉडी है वो चाहती है कि वो ऐसे ही कंटिन्यूसली मोशन में रहे, इसलिए वो आगे की तरफ बेंड होती है। दैट्स आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया। रेन ड्रॉप्स फॉलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। रेन ड्रॉप्स जो है वो एक ही वेलोसिटी से ऊपर से गिर रहे हैं। That's not an example of inertia, so the option is option number 4. Question number 11. The highest value of friction is called. फ्रिक्शन का सबसे हाईएस्ट वैल्यू यानी कि मैक्सिमम जहां तक फ्रिक्शन जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं। पहले जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, यानी कि वो फ्रिक्शन जो किसी बॉडी में हो और वो बॉडी रेस्ट में हो, या आप कह सकते हो कि जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो उस वक्त जो फ्रिक्शन
उसमें होती है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। या अगर आप साइंटिफिक टर्म्स में कहो तो आप कह सकते हो कि ये वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जब जो एक्शन में आता है जब कोई रिलेटिव मोशन ना हो, तो उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, कि जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगी उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। नंबर 2, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन ये एक्ट में तब आता है जब कोई बॉडी जो है वो दूसरे बॉडी पे स्लाइड होती है। इसे हम डायनेमिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, यानी कि जब कोई बॉडी स्लाइड होती है, मूव करती है किसी दूसरी बॉडी के ऊपर, तो उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं। नंबर 3, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है? जब कोई बॉडी जो है वो रोल करती है, मूव करती है एक दूसरे बॉडी पे बाय रोलिंग, यानी कि इट्स टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। नंबर 3 इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू जो है जब स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज हो जाए किसमें? काइनेटिक फ्रिक्शन में। मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का जब वो ओवरकम हो जाए फिर वो काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाए तो उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन पे ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एंगुलर वेलोसिटीज। एंगुलर वेलोसिटी हम किसे कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी इज एंगल सबटेंडेड इन यूनिट टाइम। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या होती है? एंगल सबटेंडेड इन यूनिट टाइम। किसी सर्कल में या किसी सर्कुलर मोशन में एक यूनिट टाइम में 1 सेकंड में कितना एंगल बनेगा, क्या उसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। और डिस्टेंस कवर्ड ऑन सर्कुलर पाथ इन यूनिट टाइम, या यूनिट टाइम में एक सर्कुलर पाथ में कितनी डिस्टेंस कवर की किसी बॉडी ने, उसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन यूनिट टाइम, कितनी रेवोल्यूशंस एक सर्कुलर पाथ पे एक बॉडी कवर कर लेगी, क्या उसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। और नन ऑफ दीज। सो एंगुलर वेलोसिटी इज एंगल सबटेंडेड इन यूनिट टाइम। एक बॉडी जो है वो कितना एंगल सेंटर पे क्रिएट कर लेगी इन यूनिट टाइम, या आप कह सकते हो 1 सेकंड, तो उसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं किससे? ओमेगा से। और ओमेगा होता है थीटा डिवाइड बाई टी, यानी कि थीटा मीन्स एंगल, कितनी डिग्रीज एंगल बन गया इन टाइम टी, तो उसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। दूसरी इसमें होती है लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड क्या होती है? लीनियर स्पीड हम कहते हैं कि एंगुलर स्पीड इंटू रेडियस, या आप कह सकते हो 2πr डिवाइड बाई टी। 2πr क्या होता है? टोटल सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस जो है वो मान लो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, दैट इज स्पीड। तो उसे हम कहते हैं लीनियर स्पीड। इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ बॉडीज, अगर एक सिस्टम ऑफ बॉडीज होंगे उन पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा तो उनका जो टोटल लीनियर मोमेंटम कितना होगा? वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो टोटल लीनियर मोमेंटम जो होता है सिस्टम ऑफ बॉडीज पे, जब उन पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता है तो उस वक्त उनका टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड। नहीं, अगर बहुत ज्यादा फोर्स, रिलेटिवली बहुत ज्यादा फोर्स कम वक्त के लिए किसी बॉडी पे अप्लाई हो तो उसे हम क्या कहते हैं? मोमेंटम, इनर्शिया, इंपल्स और ग्रेविटी। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि मास कितना होगा और वेलोसिटी कितनी होगी, उनका मल्टीपल, उसे हम बोलते हैं मोमेंटम। तो अगर किसी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज ग्रेटर। चाहे मास कम हो या ज्यादा हो, अगर मास कम होगा वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी जाके मोमेंटम ज्यादा होगा। तो मोमेंटम इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इनर्शिया वो आपको पहले मैंने एक्सप्लेन किया है। इंपल्स ही होता है कि जब बहुत ज्यादा फोर्स एक्ट कर रहा होगा फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज इंपल्स। और ग्रेविटी क्या होती है? जो फोर्स अर्थ किसी दूसरे बॉडी पे अप्लाई करती है ताकि वो उसको अपनी तरफ खींचे, दैट इज ग्रेविटी। तो इंपल्स ही होता है जब बहुत ज्यादा फोर्स किसी बॉडी पे बहुत कम टाइम के लिए अप्लाई हो तो उसे हम इंपल्स कहते हैं। नंबर 15, Which law of the motion gives the strength or magnitude of force? कौन से लॉ से हमें फोर्स की स्ट्रेंथ या फोर्स का मैग्नीट्यूड पता चलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है?
जो लॉ ऑफ इनर्शिया है ये पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर एक बॉडी रेस्ट में होगी तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर आप एक बॉडी मोशन में होगी तो वो मोशन में रहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। सेकंड लॉ जो है वो हमें कहता है कि जो फोर्स है वो इक्वेट होता है, वो इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और थर्ड लॉ हमें क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सेकंड लॉ जो है वो हमें स्ट्रेंथ देता है किसकी, फोर्स की, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाय सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। रॉकेट वर्क्स बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब mass can neither be created nor destroyed, that is conservation of energy, that is energy can be neither created nor destroyed, इस प्रिंसिपल पे रॉकेट काम करता है। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मीन्स टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसी मोमेंटम, इसी प्रिंसिपल पे जो है वो रॉकेट काम करता है, तभी जाके वो आगे मूव करता है जब पीछे की तरफ जो मोमेंटम है वो इक्वेट होता है फॉरवर्ड मूवमेंट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए बॉडी ऑफ मास m is moving on a circular path of radius r with uniform speed v, then the centripetal force will be। अगर एक बॉडी जिसका मास m होगा वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होगी, जिस सर्कुलर पाथ का रेडियस r होगा, और इसकी जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म होगी, सपोज दैट इज v, देन द सेंट्रिपिटल फोर्स विल बी। तो उस बॉडी का सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होगा। पहले हम जानेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स होता क्या है। सेंट्रिपिटल फोर्स जो है, यू कैन से सेंट्रिपिटल फोर्स इज द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी। यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स एक बॉडी पे अप्लाई होगा जिससे उसकी जो सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में जो मोशन होगी वो कायम रहेगी। एक बॉडी जो है वो चाहती है कि वो लीनियर मोशन इख्तियार कर ले। सर्कुलर मोशन में रखने के लिए उसे कोई फोर्स देना होता है। जो फोर्स एक बॉडी को सर्कुलर मोशन में बनाए रखे उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप एक धागा ले रहे हो और उसको, उसके आगे कुछ आपने कोई हैवी ऑब्जेक्ट बांध लिया और उसको घुमा रहे हो, तो वो जो ही अगर आप किसी भी मोमेंट पे वो धागा हाथ से छोड़ोगे तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो हमेशा एक बॉडी चाहती है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर ले, लेकिन अगर आपको उसे सर्कुलर पाथ में मूव करवाना है तो आपको कोई फोर्स उसे देना होगा। वो फोर्स जो है वो अपने आप हाथ से देते हो, आप हाथ से उसको बांध के रखते हो, और वो स्ट्रेंथ जो होती है, ये टेंशन जो होता है स्ट्रिंग में, वो उसी फोर्स की वजह से होता है। यानी कि उस धागे में जो टेंशन होगा, उस धागे में जो फोर्स अप्लाई होगा, वही फोर्स जो है वो उस को सर्कुलर पाथ में रखेगा, अदरवाइज वो लीनियर पाथ इख्तियार कर लेगा। तो वो एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि उस बॉडी में वो फोर्स नहीं है, वो आप बाहर से उसको फोर्स दे रहे हो जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ इख्तियार करता है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रिपिटल फोर्स किसके बराबर होता है। सेंट्रिपिटल फोर्स होता है बराबर mv² डिवाइड बाय r, दैट इज m मास ऑफ द बॉडी, r जो है वो रेडियस है, और v जो है वो स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड। तो दैट इज मास इनटू स्क्वायर ऑफ द यूनिफॉर्म स्पीड डिवाइड बाय रेडियस। तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स है। इसके साथ ही जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स होता है वो इसके अपोजिट होता है, यानी कि जितना सेंट्रिपिटल फोर्स होगा उतना ही सेंट्रिफ्यूगल फोर्स भी होगा। सेंट्रिपिटल फोर्स ये एक सीरो फोर्स है। सीरो फोर्स क्या होता है। सीरो फोर्स आप बोल सकते हो ये वो फोर्स होता है जो हम असाइन नहीं कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी कि अपने सराउंडिंग में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम असाइन नहीं कर सकते हैं। यू कैन से, यानी कि जब हम न्यूटन्स लॉज में अप्लाई करते हैं उस वक्त हम कुछ ऐसे फोर्स हैं जिनको हम कंसिडर नहीं कर पाते हैं, या विच वी कैनॉट असाइन टू एनी ऑब्जेक्ट इन द सराउंडिंग्स। उन्हीं फोर्सेस को हम सीरो फोर्सेस कहते हैं या इनर्शियल फोर्सेस भी कहते हैं। तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स जितना होगा उतना ही सेंट्रिफ्यूगल फोर्स भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू। मोमेंट ऑफ फोर्स हम कहते हैं कि जो रोटेशनल इफेक्ट होगा
किसी फोर्स का एक बॉडी पे रोटेशनल इफेक्ट क्या होगा, यानी कि जब बॉडी रोटेट होगी तो फोर्स का उस पर क्या इफेक्ट होगा, उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। और ये मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है ये किसके बराबर होता है? इज इट इक्वल टू फोर्स इंटू मोमेंटम और मास इंटू एक्सेलरेशन और फोर्स इंटू मोमेंट आर्म और फोर्स इंटू टाइम। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो हम कहते हैं इट इज इक्वल टू द फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। मोमेंटम आर्म क्या होती है, या आप बोल सकते हो जहां से बेस है किसी आर्म की जो रोटेट हो रही है वहां से लेके एंड तक उसकी लेंथ कितनी है, वो मोमेंट आर्म हो गई। और मोमेंट आर्म जो है उसको मल्टीपल करते हैं फोर्स से, उसी को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। अब ये मोमेंट ऑफ फोर्स जो है इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर, यानी कि फोर्स इनटू लेंथ दैट इज मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म की लेंथ कितनी होगी उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम फोर्स से, वही हमें देता है मोमेंट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। ये तो अभी हमने डिस्कस किया कि मोमेंट ऑफ फोर्स जो है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इफ ए बॉडी कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम आफ्टर स्लाइट डिस्प्लेसमेंट इट इज कॉल्ड। अगर एक बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन इक्विलिब्रियम पे आ जाए थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट के बाद, तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इट इज ऑन स्लाइट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन ए बॉडी हैज नो टेंडेंसी टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन और टू मूव इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि थोड़ा सा ही डिस्प्लेसमेंट होने के बाद अगर इक्विलिब्रियम से एक बॉडी जो है उसको कोई टेंडेंसी ही नहीं हो, कोई ऐसी कोई ऑप्शन ही ना हो कि वो वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, या टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, या वो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में मूव कर ले, उसी को हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो हमेशा सेम लेंथ पे ही रहती है, जिस लेंथ पे वो पहले थी वो हमेशा उसी लेंथ पे रहेगी। नेक्स्ट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इफ ऑन स्लाइड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन ए बॉडी हैज टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। यानी कि एक बॉडी जो है उसमें इतनी क्षमता है, इतनी टेंडेंसी है कि वो ओरिजिनल पोजीशन वापस रिगेन करती है, उसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। If on slight displacement from equilibrium position a body moves in the direction of displacement and does not regain its original position, the equilibrium is said to be unstable equilibrium. नहीं, अगर थोड़ा सा स्लाइट डिस्प्लेसमेंट हो जाए इक्विलिब्रियम से, अगर बॉडी जो है वो मूव कर ले डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की तरफ और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना आए, तो उस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, न्यूट्रल में सेम पॉइंट पे रहता है, अनस्टेबल पे हाईएस्ट पे रहता है। इसका राइट ऑप्शन है स्टेबल इक्विलिब्रियम। हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक का मोशन। इस तरीके से जो मैक्सिमम ब्रॉड वे में हमने ये टॉपिक जो है वो पूरा कवर कर लिया। ऑलमोस्ट सारे जो पॉइंट्स है इसमें टच किए, जो भी इस टॉपिक में आपके एग्जाम में आ सकता है, ऑलमोस्ट उन सभी इश्यूज को, उन सभी टॉपिक्स को हमने टच किया है। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गेन हुई होगी इससे। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और आपने जो आपका स्कोर है, कितने आपको पहले से पता थे, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उसके साथ साथ दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर ले। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे नेक्स्ट आने वाले वीडियोस की। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।